मैं विवेक शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी एकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो बच्चों आज हम लेकर आ गए आपके लिए एक नया चैप्टर पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल आप आज से बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, इसमें आपने नाम अलग अलग सुने होंगे। इससे पहले आपने इसका नाम सुना होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 8th क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चलता था। अब वहां से हम आपके लिए उसका एक छोटा पार्ट लेकर आए जिसका नाम है पॉलिनोमियल। अब आप कहोगे सर छोटी क्लास में बड़ा पार्ट, बड़ी क्लास में छोटा पार्ट, ऐसा क्यों? तो बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने जो सीखा था वही आपको यहां सिखाया जाएगा, बट व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और व्हाट इज पॉलिनोमियल, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो यहां समझाया जाएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपने जो पढ़ा था एक्चुअली वो पॉलिनोमियल ही पढ़ा था, और फिर यहाँ उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जन आपको गिफ्ट किया जाएगा। मतलब बहुत सारी नई नई बातें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने नए वीडियो के साथ। ओके, तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सबसे पहले बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब हम पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, साथ ही साथ पॉलिनोमियल उसकी टर्म्स क्या क्या होती हैं, नंबर्स और किन किन चीजों का यूज किया जाता है, वो सब हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर हम एक चीज पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम, जो कि ऑलमोस्ट सेम ही होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जहां पर हम आपको जो क्लास 8th में सिखाया गया था उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके आएंगे। इसके बाद लास्ट पढ़ेंगे, सेकंड लास्ट पढ़ेंगे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड आप कहोगे सर डिवीजन तो हमें आता है, बचपन में सीख लिया था, वो वाला डिवीजन नहीं, आज बेटा आप सीखने वाले हो पॉलिनोमियल का डिवीजन। तो इस चैप्टर में वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और लास्ट आइडेंटिटीज जो आपने क्लास 8th में सीखी थी वो सारी तो काम आएंगी ही, कुछ एक्स्ट्रा नई नई क्यूबिक आइडेंटिटीज भी हमें यहाँ पढ़नी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर में बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था जो मैंने ही कर दिया था आपसे कि सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल आपने कहा बनता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपका वेरिएबल होता है ना, उसकी जो पावर होती है वो बिलोंग करती है आपके रियल नंबर से। मतलब पावर कुछ भी हो सकती है, यही आपका क्या हो जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और यहां से जब आप वेरिएबल की पावर लिमिटेड कर देते हो काई पे, किस चीज पर, बिलोंग्स टू आपका इंटीजर कह लो या तो इंटीजर कह लो, बट इंटीजर में भी कौन से, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर में भी कौन से, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर की तरफ नहीं जा सकता। मतलब x की पावर -5 इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ऐसा आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। रूट x ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना कि यही चीज डिफरेंट बनाती है आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल को। तो बच्चा कहेगा सर 8th में भी हमने ये नहीं पढ़े थे, तो मैंने आपको यही बताया बेटा कि आप जो पढ़ के आए थे वही पॉलिनोमियल था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आपके और आगे चल के आएगा। अभी तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात सिर्फ पॉलिनोमियल की थी, लास्ट क्लास में भी, मतलब क्लास 8th में भी, और इस साल जो आप पढ़ रहे हैं वो भी। ठीक है, बस डिफरेंस पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक बड़ा सागर है जिसमें से आप एक छोटी नदी या छोटे तालाब जैसी बात कर रहे हो पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर होती है वो बिलोंग करती है पॉजिटिव इंटीजर से, जिसको आप नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। ठीक है ना? और जीरो आता है क्या? कई बार आप वेरिएबल के ऊपर जीरो देख सकते हो, तो इसको कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। यदि आप इसको होल नंबर से भी कन्वर्ट करना चाहो तो बात इतनी सी रहती है। आपको भी पता है x की पावर 0 बिकम 1, ये तो होता है किसी भी वेरिएबल की, क्या किसी भी आप 5 की पावर 0 बोल दो तो वो भी तो 1 ही होता है। तो ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह है ना। तो इसलिए हाँ, इसमें एक बात बच्चा अक्सर टाइम मजे लेने के लिए 0/0 सर ये भी 1 होगा क्या? नहीं, ये 1 नहीं होता। इसका एक अलग गणित चलता है जो कि आप 11th 12th में सीखते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स में और क्या क्या पढ़ना है। तो देखो ध्यान से, जब आप किसी भी पॉलिनोमियल को लिखते हो 7x² + 5, ये ऐसा एक पॉलिनोमियल है। अभी हम सिर्फ इसमें पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, फिर बेसिक और भी डिटेल में चलेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या है वो बात कर लेते हैं। ये जो x² है इसको आप कहते हो वेरिएबल, और इस वेरिएबल की जो पावर होती है इसको आप कहते हो डिग्री। अब आप कहोगे सर डिग्री इसको तो नहीं कहते। बेटा ध्यान से देखो, यहाँ वेरिएबल ही एक ही है। यदि यहाँ भी लिखा होता है x3
तो इसको भी आप डिग्री ही कहते हैं, और इन दोनों में से जो हायर होती वो इस पूरे पॉलिनोमियल px की डिग्री हो जाती। अरे सर ये px कहां से आ गया अब? तो ध्यान से सुनो, जैसे आपका एक शरीर है जो कि कॉमनली सबके पास है, यस और नो, तो आपके पेरेंट्स ने आपको एक अलग नाम दिया या नहीं दिया? छोटू, मोटू, कालू, सोनू, है ना? तो वैसे ही हर पॉलिनोमियल जो भी आप लिखते हो उसको एक अलग से नाम दे देते हो, जैसे px, gx, fx, जो भी आप बोलोगे। तो यही कॉमन वर्ड्स हैं जो पॉलिनोमियल के नाम के लिए यूज किए जाते हैं, px, gx, fx, है ना, hx। तो ये सारे क्या है? आपके पॉलिनोमियल के नाम है। तो समझ में आया px क्यों लिखा जाता है। अब इसमें क्या क्या बात चल रही थी वो भी देखते हैं फटाफट से। चलो, इसमें से आप वेरिएबल पहचान चुके हैं, ठीक है, आपने वेरिएबल पहचान लिया कि ये वेरिएबल है सर, ठीक है, और ये आपकी डिग्रीज कहलाती हैं, टर्म डिग्रीज। पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री जो मैक्सिमम टर्म डिग्री होगी ना, जैसे किसी की 3 है, किसी की 2 है, किसी की 5 है, तो पूरे में 5 सबसे ज्यादा है, इसलिए 5 वेरिएबल की जो पावर मैक्सिमम होगी उस हिसाब से उस पॉलिनोमियल की डिग्री डिसाइड होगी। डिग्री क्या बताती है ये भी बताएंगे। चलो, तो अब यदि हम यहां बात करें तो किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका होता है px, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल का नेम हो जाता है। इसके बाद यहां पर यदि हम इस पॉलिनोमियल की बात करें तो 7 क्या है? 7 कहलाएगा कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट कहलाता है ऑफ एक्स स्क्वायर, जबकि यदि यहां पर हम माइनस कर दें और आपसे पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा? 5 या -5। तो यहां से एक बात समझ लेना कि यदि आपके वेरिएबल के आगे जो नंबर लिखा है उसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, बट यदि माइनस का साइन लगा हुआ है तो वो जो माइनस का साइन है वो आपके कोएफिशिएंट में चला जाता है। क्लियर? चलो, अब इसी तरह से हम बात करें, जैसे हमने पहले लिखा था 7x² + 5, तो इसमें ये जो 5 है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं लगा है। पर कई बार टीचर आपको समझाएगा बेटा इसके साथ वेरिएबल लगा है, फिर हमें भी आपको समझाना पड़ेगा इसके साथ वेरिएबल लगा है। तो चलो पहले से स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ लगा है वेरिएबल, बट उसकी पावर है 0, या उसकी डिग्री जो है वो क्या है? 0। तो किसी भी वेरिएबल की यदि डिग्री 0 हो जाए या पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए उसको डायरेक्ट 5 भी लिखा जा सकता है। क्लियर? बात समझ में आई? नाउ अब यदि हम इसी बात के हिसाब से देखें तो हमने यहाँ पर देख लिया 7 क्या होता है, x² क्या होता है माइनस, और 5 क्या है, x³ क्या है। सिंपली 5 लिखा हो तो क्या मतलब होता है। तो ये तो था पॉलिनोमियल का बेसिक। क्लियर? और साथ ही साथ हमने ये भी समझ लिया कि क्या पॉलिनोमियल होगा और क्या पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये बात बहुत ध्यान रखना कि यदि आपका सवाल कुछ इस तरह से आ जाता है, √7x² + 5√x, तो ये एक पॉलिनोमियल है इस टर्म के कारण, पर इस टर्म के कारण ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ओवरऑल ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये ध्यान रख लेना। किसी भी पॉलिनोमियल की सारी टर्म्स मिलाकर यदि उसमें किसी भी एक में रूट आ जाए तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं रहता। पॉलिनोमियल की हर टर्म में जो वेरिएबल है वो अपने आप में उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए या नेचुरल नंबर होनी चाहिए। क्लियर? तो ये पॉलिनोमियल की बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसकी कि ये सब तो हो गया सर, ठीक है, समझ में आ गया। अब पॉलिनोमियल में क्या क्या होता है तो ध्यान से देखो। पॉलिनोमियल्स में यदि आपका सिर्फ 7x लिखा हुआ है या 7x² लिखा हुआ है या 7x³ लिखा हुआ है या 7 भी लिखा हुआ है तो ये कहलाता है आपका मोनोमियल। क्या कहलाता है? मोनोमियल। क्या कहलाता है? मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक टर्म है। एक टर्म को क्या बोलते हैं? मोनोमियल पॉलिनोमियल। इस हिसाब से बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या होगा? जिसमें दो टर्म्स हो, जैसे जो अभी हमने एग्जांपल लिखे, जैसे 7 + 5x, 3x + 7y स्क्वायर या कुछ भी ऐसा, तो ये हो जाता है। अब इसमें भी एक बात आती है, सर
अच्छा पहले तो 3 की बता दूं, उसके बाद बात करते हैं। बाई के बाद आता है ट्राई, ट्राइनोमियल, और फिर पॉलिनोमियल्स, फिर अपने आप में आ जाएगा 3 से ज्यादा टर्म्स के बारे में। 3 टर्म्स कैसे, कुछ भी हो सकती है, 7x प्लस 5y प्लस 3z, तो ये एक ट्राइनोमियल का पार्ट हो जाता है। अब इसमें ध्यान से देखो, ये मोनोमियल या पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल है, ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, बट ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स है, जबकि ये नीचे वाला पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है। क्लियर, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आपसे पूछा गया है px 3xyz, इसमें वेरिएबल कौन कौन है और कोफिशिएंट क्या है। इसमें आपसे पूछा गया है कि वेरिएबल क्या क्या है और कोफिशिएंट क्या क्या है, तो बताइए एक बार। तो ध्यान से देख लो बेटा, क्योंकि उसने कहा है ये एक छोरा है, px मतलब छोरा है, तो छोरे को छोड़ दो तो बाकी सब उसके यार दोस्त हैं। वैसे ही पॉलिनोमियल यदि x के टर्म्स में है तो वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है, बाकी सब लिखा हुआ। तो यदि आप कोफिशिएंट ऑफ x पूछा जाए, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यदि आपसे कोफिशिएंट ऑफ x पूछा जाए तो एक्चुअली इट इज 3yz कंप्लीटली। क्यों, क्योंकि यहां पर वेरिएबल तो सिर्फ x ही था, है ना। यदि वेरिएबल x ही था तो बचा हुआ सारा का सारा जो था वो किस में चला जाएगा, कोफिशिएंट में। ये बात बहुत तरीके से समझ लेना, छोटी बात है बट इंपॉर्टेंट बात है, तो एक ही बार में आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के बेसिक में ये हो गया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, डिग्री के हिसाब से भी अपन देख लेते हैं। यदि हम डिग्री के हिसाब से बात करें, अभी तक हमने बात करी थी किसके हिसाब से, टर्म्स के हिसाब से। प्रीवियसली हमने बात करी टर्म्स के हिसाब से। अब यदि हम बात करें डिग्री के हिसाब से, तो हो सकता है वेरिएबल की जो पावर है वो 1 हो, ऐसे उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और यदि डिग्री में पावर 2 आ जाए तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यदि पावर 3 हो जाए तो उसको हम कहते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब एक बच्चे के दिमाग में एक कंफ्यूजन और आ रहा था, सर ठीक है ये बात तो ठीक है, पर 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 को तो हम इक्वेशन बोलते हैं ना। अब ये पॉलिनोमियल कहां से ला रहे हो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थोड़ी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बिल्कुल बेटा, जिसने भी ये सोचा बात सही है। तो पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, यही हमारा अगला टॉपिक होना चाहिए, तो ये भी समझ लेते हैं। आप एक बात ध्यान रखना बेटा, पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में यदि आप देखो तो एक बेसिक डिफरेंस है, जिसके बाद आपको बाकी बातें समझ में आ जाती है। वो ये कि पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से लिखा होगा, px = 7x² + 5y, ऐसा कुछ। मतलब उसमें लेफ्ट साइड पर px दिया होगा, मतलब उस पॉलिनोमियल का नाम, और राइट साइड उस पॉलिनोमियल का जिससे भी मिलकर बना हुआ टर्म्स दी होंगी। जबकि इक्वेशन में इस तरह से px नहीं लिखा होता है, सीधा क्या लिखा होता है, 3x² + 7y + 9 = 0, ऐसा कुछ। अब ये डबल वाले में है, सिंगल वाले में आ जाएगी तो यहाँ y की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। बट इक्वेशन होने का मतलब है इक्वल्स टू में 0 होना। अब जरूरी है क्या सर 0 नहीं, लाइन को उधर भेज दो, कुछ ऐसा भी हो सकता है, 3x² + 7x = -9। मतलब इसमें इक्वेशन के केस में एक इक्वल्स टू का साइन होता है, जबकि पॉलिनोमियल में इक्वल्स टू का साइन नहीं होता है। तो यही डिफरेंशिएट कर देता है आपके पॉलिनोमियल और इक्वेशन को। तो देखो हम कहां से बात कर रहे थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, वहां से हम चल के आए पॉलिनोमियल पे, और पॉलिनोमियल से किसको कन्वर्ट करने की बात करें, इक्वेशन की। तो इक्वेशन में, पॉलिनोमियल में और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बेसिक डिफरेंस सबको समझ में आ जाना चाहिए। चलो अब इस चैप्टर में क्लास 9th के बच्चे जो दूसरी चीज पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो भी देख लेते हैं यहाँ पर। चलो बेसिक्स तो ये हो ही गया। अब बात करते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम की। इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो कि बच्चों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, वो ये कहती है कि यदि किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो
जो रिमाइंडर बचेगा वो कैसे निकाला जाएगा। एक तो डिवाइड का मेथड होता है, दूसरा निकालने का क्या तरीका होता है वो समझते हैं। वो कह रहा है कि px को यदि आप gx से डिवाइड करोगे तो rx क्या बचेगा, बताओ rx क्या बचेगा ये बताना है आपको। तो वो कहता है कि आप gx को इक्वल्स टू 0 करो, ये स्टेप्स है रिमाइंडर थ्योरम निकालने के लिए। gx को आप 0 करो, इसके बाद जब आप ऐसा करोगे तो x, क्योंकि वेरिएबल आपने x लिया है तो x की एक वैल्यू आएगी a, है ना। जब भी आप ऐसा करोगे, जैसे आप 3x प्लस 5 को इक्वल्स टू 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/3, कुछ ना कुछ तो आएगी बेसिकली। तो वही चीज वो ये कह रहा है कि जब ऐसा करोगे तो x की एक वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू पर PA निकाल लो। क्या निकाल लो, PA निकाल लो, मतलब इस वैल्यू को आप आपके डिविडेंट में डाल दीजिए, हर x की जगह, हर वेरिएबल की जगह आप इसको डाल दीजिए। उस केस से आपको PA जो मिलेगा यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। सर समझ में नहीं आई बात? तो पहले एक बार थ्योरी में वापस समझ लेते हैं। यदि आपको कभी किसी पॉलिनोमियल को अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर कर रिमाइंडर के बारे में पूछा जाए कि रिमाइंडर क्या बचेगा, तो ध्यान रखना ऐसा करने के लिए जिस चीज से आपको डिवाइड करना है उसको पहले आपको इक्वेट्स टू 0 करना है। ऐसा करने से आप इक्वेशन के वेरिएबल की एक वैल्यू निकाल लोगे और उस वैल्यू को आप आपके डिविडेंट वाले पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, तो वहां से जो बच के आएगा, जो भी आपका ओवरऑल आंसर होगा वही आपका रिमाइंडर कहलाएगा। क्लियर? अच्छा, नॉर्मली इसको टीचर्स ऐसे भी समझाते हैं, जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन समझाता हूँ ये रहा। अब नॉर्मली आपको क्या दिया हुआ है, fx। इस सवाल को पूरा मत पढ़ना, अभी मैं जितना बोल रहा हूं उतना। सिर्फ इतना सी बात करें, यदि आपको एक fx ऐसा दिया हुआ है और आपसे पूछा गया f2 क्या होगा, f2 बताओ f2 क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इस फंक्शन में, इस पॉलिनोमियल में हर x की जगह आप 2 रखिए और जो भी रिजल्ट आएगा वो f2 कहलाएगा। यस और नो? यही बात होती है। तो पहले आपको यही सिखाते थे कि यहाँ 2 रखो, 2 का क्यूब करो, -6 इंटू 2 का स्क्वायर करो, प्लस 2 इंटू 2 करो, -4 करो। ऐसा करने पर 8 माइनस कितना हो जाएगा, 24 प्लस 4 -4, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, तो आंसर कितना आ गया, -16 f2। जब आप ऐसा करोगे तो जो f2 निकल के आया -16, अब हमारा क्वेश्चन के हिसाब से जो हमने आपको प्रीवियसली समझाया यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम में, वो भी यही कहता है कि यदि आप x-2 से इसको डिवाइड करते तो यही रिमाइंडर आता। और ऐसा इस वीडियो के एंड होते होते आपको दिखेगा भी सही। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, बस इतना सा कर सकते हो आप। तो ध्यान से देख लो, पहली बात तो पहली स्टेप आपको ये समझने आनी चाहिए कि f2 यदि निकालने की आपसे बोल दे रहा है तो कैसे निकालना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे सवाल की। हमारा सवाल कह रहा है कि इस फंक्शन को जब 1 - 2x से डिवाइड किया जाएगा तो क्या रिमाइंडर बचता है। तो ध्यान से देखो, अभी हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ के आए जो कहता है कि fx को gx से डिवाइड करना है, तो उसकी स्टेप 1 हमें फॉलो करनी पड़ेगी ताकि हम क्या निकाल सके, rx, मतलब रिमाइंडर इन टर्म्स ऑफ x या नॉन x, जैसे भी हो। नॉर्मली वैसे भी इसमें भी कुछ बातें हैं जो आपको समझानी है तो वो भी समझ देंगे, पहले हम अप्लाई करना सीख लेते हैं। स्टेप 1 कहती है कि सबसे पहले gx को इक्वल्स टू 0 करो। तो ठीक है भैया, करने चले जाते हैं। 1 - 2x इक्वल्स टू 0, यहां से मुझे लगता है डायरेक्ट x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, -1/-2, 1/2। तो x की वैल्यू जो आई है वो 1/2 आई है। क्लियर? कितनी आई है, 1/2। सेकेंड स्टेप, अब आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, f -1/2। यही करना था। आपकी जो डिविडेंट है उसमें हर x की जगह -1/2 रखना है, सॉरी हमें +1/2 रखना है, +1/2 रखना होगा, रख दीजिए। तो +1/2 रखने पर क्या होगा, f
प्लस हाफ, हर जगह जहां जहां आपका x है उसको सेम रखो, बस उसकी जगह प्लस हाफ रख दो। क्लियर? अब क्या बचा, 8 2, इनके तो आपस में सॉल्व भी कर ही दोगे, तो चलो इसको भी हटा देते हैं। यहां पर क्या बचेगा, 1/8 माइनस 3/2 माइनस 3। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, 2 8 और 1 का एलसीएम आएगा 8, 1 माइनस 2 के टेबल में 8 4 बार, तो -12 माइनस 24 कितना आ रहा है, 36 35 माइनस 35/8 आया। तो जब आप इसको डिवाइड करने जाएंगे 1 माइनस 2x से, तो ये आपका रिमाइंडर बचेगा। और याद रखना बच्चों, इस वीडियो के एंड तक आपको ये आंसर दिख भी जाएगा, ठीक है? ये आंसर आपको दिख भी जाएगा, बस मेरे दिमाग में रहना चाहिए। जब हम आगे पढ़े तो हमें ये बात याद आ देनी चाहिए, तो क्वेश्चन हम वहां लेके जाएंगे और कॉपी करके आपको दिखाएंगे। तब तक लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें सीखना होगा, तो वो भी इस वीडियो के एंड तक में हम सीख ही जाएंगे, ठीक है? तो स्टेप 1 होगी, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 तक हमने देखा तो ये रिमाइंडर आ रहा था, तो फाइंड द रिमाइंडर निकाल दिया हमने। तरीका हर बार यही अपनाना है, जिस gx से हमें बात बोली गई है उसको इक्वल्स टू 0 करो और फिर हमारे fx px जो भी है उसमें पुट कर दो। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन का रिमाइंडर मिल जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं इस चैप्टर की, वो है हमारी फैक्टर थ्योरम। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं कि फैक्टर थ्योरम कुछ भी नहीं है, जो रिमाइंडर थ्योरम है वही फैक्टर थ्योरम है। बस इतना सा ध्यान रखना कि जब आप gx को इक्वल्स टू 0 करते हैं तो आपकी x की एक वैल्यू आती है a, और जब आप इसको px में रखने जाते हैं तो नॉर्मली आपकी वैल्यू बचती थी a, नॉर्मली वैल्यू बचती थी a। इस बार बस ये कह रहा है कि यदि ये वैल्यू 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब रिमाइंडर बचे ही नहीं। और ये तो कॉमन सेंस है, यदि 10 को 2 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर ना बचे तो इसका मतलब है कि 2 10 का एक फैक्टर है। बेसिक लॉजिक, यदि 10 2 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर छोड़ता है तो इसका मतलब 2 10 का एक फैक्टर है। तो यही बात तो यहां भी कह रहा है कि यदि प्रीवियस वाले केस में, रिमाइंडर वाले केस में आपने रिमाइंडर निकालने की कोशिश करी और रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब जो gx था वो px का एक फैक्टर था, ठीक है? वो उसका फैक्टर था, और ये जो वैल्यू आई है इस पर आपका fx या px जो होता है वो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है, ठीक है? बात समझ में आई? तो अब आप इस तरह के क्वेश्चंस भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ देखना नहीं है। देखो क्वेश्चन भी उसने दिया है आपको, x + 1 and 2x - 3 आर फैक्टर ऑफ दिस, ये आपको शो करना है, मतलब फैक्टर तो है। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि शो करने का मतलब होता है कि चीज तो फिक्स है, बस आपको दिखानी है, लोगों को एक बार करके बताना पड़ेगा, ठीक है? चलो तो देखते हैं, इसने बोला है x + 1, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, -1। यहां से देखा जाए तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। अब आपकी जो इच्छा हो उन वैल्यूज में से एक वैल्यू यहां पुट करवा देता हूं, एक मैं करता हूं, एक आप करिएगा। इस पॉलिनोमियल का नाम नहीं है, होता है ना कई बच्चे जिनका नाम नहीं होता, तो हम लोग डालेंगे इसका नाम हमने रखा है px। अब इस px की जो बात है वो ये है 2x³ - 9x² + x + 12। इस हिसाब से p -1, इजी वाला मैं ही निकालूंगा, इजी वाला मैं निकालूंगा, डिफिकल्ट वाला 3/2 आपका काम हो जाएगा। 2 × -1 का क्यूब -9 × -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 12। सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो माइनस के कारण किसी भी माइनस का ऑड पावर इज ऑलवेज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगी। यहां पे करने जाएंगे तो किसी भी नेगेटिव साइन का या नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव इवन पावर पॉजिटिव, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ -9 आ जाएगा। प्लस इंटू माइनस बिकम माइनस प्लस 12, तो ओवरऑल -12 + 12 बिकम 0।
तो देख लीजिए p -1 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर हो गया। ठीक है, ये इसका एक फैक्टर हो गया। ऐसे आपको 3/2 के लिए भी चेक करना है, 3/2 पर भी ये वैल्यू 0 ही आएगी। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम इस तरह से वर्क करती है। अब क्वेश्चन एक जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये हर बार लगेगी क्या, रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम लगेगी क्या? बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुन लो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दिमाग में नोट की तरह रहनी चाहिए आपके दिमाग में। हाँ, 2000 के नोट की तरह, वैसे भी अब यादों में ही बसा हुआ है वो अपने। तो वैसे ही ये बात भी आपके यादों में बस जानी चाहिए कि आपकी जो gx की डिग्री है ना, वो 1 होनी चाहिए। इस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, चाहे रिमाइंडर हो चाहे फैक्टर हो, gx की जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। देख लो इसमें भी और प्रीवियस क्वेश्चन में भी। ठीक है, डिग्री 1 हुए बिना आप ना तो रिमाइंडर निकाल सकते, ना ही आप क्या निकाल सकते, फैक्टर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा, इसमें से एक छोटा सा लॉजिक और मैं पकड़ लेता हूं, वो भी मैं आपको यही समझा रहा हूं नोट के बात पर। बेटा एक बात ध्यान रखना, कभी भी जब आप px को gx से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा, है ना। एक तो qx आएगा, qx मतलब क्वोशिएंट, साथ ही साथ आपके पास एक चीज बचेगी जिसको हम बोलते हैं rx, मतलब रिमाइंडर इन टर्म्स ऑफ x। अब मैं ये rx क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यदि आपका px जो है gx से डिवाइड करने के केस में कुछ इस तरह से आया कि gx की जो डिग्री है ना वो 1 नहीं है, कुछ भी और है, 2 या 3 है, तो ऐसे में आपका रिमाइंडर जो है, देखो x³ और आप डिवाइड कर रहे हो x की पावर 4 से, तो एक बार में x³ आ जाएगा, नीचे कितना बचेगा, पहली बात तो माइनस ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि यहां कुछ झूलझाल है जिससे कई बार x या x² बच जाएगा, x³ नहीं बच सकता, क्योंकि ये भी सिंपल लॉजिक बता देता हूं, ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी केस में जब आप 10 को 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आता है, है ना। रिमाइंडर कितना आता है, 0। अब 11 को डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आएगा, 12 को डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आएगा, 13 को डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आएगा, 14 को डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर आएगा, पर 15 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर वापस 0 हो जाएगा। मतलब 15 is also a factor of, 15 is also a multiple of 5। तो वैसे ही आपका जो gx है, आपका जो डिविजर है, उससे आपका रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा, बराबर नहीं होगा, डिग्री उसकी हमेशा छोटी आएगी। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो एक तो ये बात ध्यान रखना कि आपका रिमाइंडर हमेशा gx से छोटा हो सकता है, छोटा होना चाहिए, gx जो है आपका बड़ा होना चाहिए और rx आपका छोटा होना चाहिए। इसका मतलब यदि डिग्री 2 है, यदि आपके gx की डिग्री 2 है तो रिमाइंडर की डिग्री 1 या 0 दोनों हो सकती है। मतलब रिमाइंडर बचे नहीं बचे तो नंबर के टर्म्स में बचे, और बचे तो फिर x के टर्म में भी बच सकता है। यदि ये केस है जब आप gx x² डिवाइड -2 मान के चल रहे हो तो आपका रिमाइंडर कुछ ऐसा बच सकता है, x + 4, x - 2, x2, इन सारे केसेस में से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। प्लस माइनस में कुछ बच जाए, अकेला x बच जाए, अकेला 2 बच जाए। ठीक है, क्लियर, ये बात समझ जाना, यदि आप ये बात नहीं समझोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्लियर, चलो, तो अब यहां पर हमने फैक्टर्स चेक कर लिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये बच्चों 8th क्लास में सिखाई जाती है, बहुत कम लेवल पर, बहुत कम लेवल पर आज मैं आपको एक सवाल से प्रैक्टिस करके बता दूंगा कि मिडिल टर्म करनी कैसे है। फिर इसमें जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे उसको भी हम सॉल्व करेंगे और एक ऐसा मेथड भी सीखेंगे जो कि आपको आगे की तरफ, मतलब नेक्स्ट क्लास के लिए भी
प्रीवियस इंफॉर्मेशन की तरह या प्री इंफॉर्मेशन की तरह आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है, जैसे आपके पास एक टर्म होती है एक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना, मतलब ये तीन इसको bx को, मिडिल टर्म तो यही है ना। अब करना क्यों है, पहले तो ये समझ लो, क्योंकि आप पाओगे कि पहली तीन टर्म्स ये जो है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। नंबर लेने जाऊंगा तो नंबर कॉमन नहीं आ रहा होगा, वेरिएबल कॉमन लेने जाऊंगा तो इसमें दो है, इसमें एक है, इसमें है ही नहीं, तो फिर कॉमन नहीं आ रहा है। तो परेशानी ऐसी होगी कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैथमेटिशियंस ने दिमाग लगाया कि यार इस bx को ऐसे तोड़ दो कि ये यहां पर dx हो जाए और ex हो जाए, कुछ भी ऐसा, मैं सिंपल समझा रहा हूं। कुछ इस तरह से तोड़ो कि अब इन दोनों में कुछ कुछ कॉमन आ जाए, ex प्लस c पीछे वाले इन दोनों में कॉमन आ जाए, और कुछ कॉमन निकलने के बाद में जो ब्रैकेट बचे ना, ये वाले दोनों ये सेम बने। तो ये तरीका क्या है ये अपन समझ लेते हैं, ठीक है। चलो ये रहा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10 प्लस 10। अब इसमें यदि हम बात करें तो एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो है 10। तो आपको सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं जो बच्चों को सिखाता हूं बहुत तरीके से, वो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, इससे स्टार्टिंग में आपको गलती नहीं होगी। कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे ट्राई ना करें, पर कोई भी छोटा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको 10, 5, 15, 20 इस तरह के नंबर्स का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो इसी मेथड से ट्राई करें। भले आपका प्रोडक्ट जो है वो 300, 400 तक भी चला जाए, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम इस मेथड को शॉर्ट भी कर लेंगे, बट स्टार्टिंग में हमें यही करना है। तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, जो कि प्रोडक्ट देगी हमें 10। अब दुनिया भर में 10 कैसे बनता है वो देखते हैं। नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके 10 कैसे कैसे बनता है वो अपने को देखना है। तो 10 बनाने का एक तरीका तो उसने ऊपर ही लिखा हुआ है 1 into 10, इसके अलावा 2 into 5, इसके अलावा कोई और तरीका होता है तो आगे चलेंगे, 3, 4 में नहीं होता तो 5 आता है, 5 into 2, तो बात तो सेम ही है, a into b, b into a, बात तो सेम ही है। तो अब सिर्फ ये दो तरीके हैं जिससे दुनिया में 10 बनाया जाता है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और भी है पर वो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से, हम जिसमें बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर में। अब आपकी स्टेप 1 आपने कर दी है, स्टेप 2 आपकी कह रही है कुछ मत करो, चुपचाप से इन दोनों नंबर्स को जोड़ भी दो और घटा भी दो। जोड़ने पर ये 11 बन जाएगा और माइनस करने पर 9। When you add them, they will become 11, and when you subtract them, they will become 9. अच्छा सर, 1 में से 10 घटाया कि 10 में से 1? ऐसा क्वेश्चन दिमाग में मत रखना, हमें सिर्फ डिजिट चाहिए, नंबर चाहिए कि हमें क्या मिल रहा है। क्लियर? हम ये नहीं देख रहे हैं कि किसमें से किसको घटाया, हमारा बेसिक काम है बड़े में से 10 छोटे को घटाते हैं, बचपन से सीखा है ना। तो वही लॉजिक अपना था, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा। यहां भी हम वही करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3। और जितने पॉसिबल केसेस हैं उनमें से यहाँ पर जो भी आप सम या सब्ट्रैक्शन देखेंगे उसमें से कोई एक पर ऐसा नंबर होगा जो कि आपको वही नंबर दे रहा होगा जो आपको बीच में चाहिए, ये रहा 7। यस और नो? तो इस मेथड को यहां से पिक करके हम इन दोनों नंबर्स को कॉम्बिनेशन को यहां ले आएंगे। 7 कैसे बना था? 2 और 5 को ऐड करके, तो वो हम यहां ले आते हैं कि अगली केस में हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के साथ, या इस नंबर कोफिशिएंट के आगे लिखा हुआ इस साइन को हम छेड़ेंगे ही नहीं, चाहे प्लस हो चाहे माइनस। ब्रैकेट 7 कैसे बना? 5 + 2 से, पीछे ये वेरिएबल एज इट इज अटैच, पीछे ये। अब आप करोगे अगले स्टेप में माइनस को छोड़कर इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 5x + 2x + 10। अब आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो, हम छोटे बच्चे थोड़ी हैं। बिल्कुल नहीं हो, बट छोटे बच्चों से ज्यादा बड़े भी नहीं हुए हो आप। और आप क्या करते हैं, यहां इस साइन की मिस्टेक कर देते हैं, आप इसको कुछ ऐसा लिख देते हैं -5x + 2x + 10, और दुनिया जहान में आप जो मेथड लगाते आपको कॉमन नहीं मिलता। इसीलिए ये मिस्टेक ना हो, इसलिए हम आपको बताते हैं वो तरीका जिससे आपको गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, बट चांसेस कम हो जाते हैं गलतियां करने के। इसलिए अब माइनस से ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो माइनस से जैसे आप खोलेंगे दोनों ही टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, वही आपने काम किया है। कुछ बच्चे तो ये बताने के बावजूद भी 5 के आगे तो लगा देते हैं, 2 के आगे प्लस ही रख देते हैं।
तो प्लीज आप ऐसा ना करें, इतना दिमाग लगाएं कि माइनस से अंदर लिखी हुई दोनों टर्म्स या तीनों टर्म्स जो भी होते हैं वो सब मल्टीप्लाई होती है और उनके साइन रिवर्स हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब आप देखिए ये 4 टर्म्स में टूट गया है और पहली दो और लास्ट की दो में कुछ कुछ कॉमन आ रहा है। पहली दो में हमेशा एक चीज जो कॉमन आएगी वो x तो आएगी ही आएगी, पहली दो टर्म्स में x हमेशा कॉमन मिलेगा, साथ में कोई नंबर भी मिल सकता है पर श्योरिटी नहीं होती है, पर वेरिएबल की फॉर्म में x उसकी जो मिनिमम पावर है पावर 1 वो हमेशा कॉमन आएगी, ठीक है। और यहां क्या बचेगा, इसको बात जानने के लिए आप इन दोनों टर्म्स को x से डिवाइड कर दो, एक x से एक x कट जाएगा तो यहां बचेगा x, ठीक है। क्या बचेगा, x बचेगा। तो इस हिसाब से आपने जब इसको इससे काटा तो यहां x बचा, तो अब हम यहां लिख देते हैं x। इसको जब -5x को आप x से डिवाइड करोगे तो माइनस कट x माइनस x 5x का x कट जाएगा तो यहां बचेगा -5, ठीक है। बात समझ में आई आपको, क्या बचेगा -5। अब यहां भी देखते हैं तो ये 2x नहीं है, -2x + 10 पूरा अपने आप में एक है और इसमें से मुझे सिर्फ एक नंबर कॉमन लेना है, एक ऐसा नंबर जो दोनों में आ रहा हो मिनिमम। तो इस हिसाब से 2 और 10 का कॉमन आता है 2। मैं साइन की भी अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिंपल नंबर कॉमन ले रहा हूं। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करने जाऊंगा और इसको भी 2 से डिवाइड करने जाऊंगा तो मैं देखूंगा 2 से 2 कट गया और x आ रहा है माइनस का, तो -x लिख दूंगा। पर जैसे -x लिखूंगा मुझे किसी ने याद दिलाया कि सर ये दोनों चीजें कॉमन आनी चाहिए सेम, और यहाँ का x माइनस आ रहा है, यहाँ का x पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं ये नहीं कर सकता, इसका मतलब मैंने गड़बड़ कर दी कुछ। तो अब मैं क्या करूंगा, 2 की जगह -2 से डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा, -2 से। तो माइनस से माइनस कट गया तो -2 मैंने कॉमन लिया है इस हिसाब से, और जब माइनस से माइनस गया 2 से 2 गया तो अंदर बचेगा सिर्फ x, और प्लस माइनस का डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पर साइन माइनस ही आता है तो यहाँ माइनस आएगा, 2 से 10 5 टाइम्स कट जाएगा। और अब देखो आपके दोनों नंबर्स में ये जो ब्रैकेट है ना ये कॉमन आ गया, जो कि आना चाहिए था, जो कि आना चाहिए था। तो इस वक्त आपका x - 5 दोनों में से कॉमन आ रहा है, और जब आप ऐसा करेंगे तो यहां पर x बचेगा और यहां पर -2 बच जाएगा। इस तरह से आपने आपके पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इनको 2 हिस्सों में तोड़ दिया। और यदि किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर यही आएगा। क्लियर? तो यहां से ये बात समझ में आ जाती है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता कैसे है, ठीक है। ये बेसिक है, अभी हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, चिंता मत करो आने वाली वीडियोस में। अभी हम आपको इस चैप्टर का एक ओवरव्यू देके जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देके जा रहे हैं और फिर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आपके लिए डायरेक्ट लेकर आएंगे, जहां पर हम अलग अलग तरह के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना। तो इस तरह से आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। एक बार वापस से मेथड देख लीजिए। मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई कीजिए। पॉसिबल सारे जितने भी काउंट हैं जिनसे वो नंबर आ सकता है वो ढूंढ लीजिए। उन सब नंबर्स को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कीजिए। कोई एक कॉमन नंबर होगा जो कि आपके वहां भी होगा और यहां भी होगा। बस वो कैसे बना था 7, जैसे इन दोनों को ऐड करके, तो वहां पर भी ऐड कर दिया, 5+2 किया हमने। सवाल सॉल्व करते चले गए, सवाल होता चला जाएगा। एक बार हमें स्टार्ट करना आ गया, उसके बाद एंड अपने आप पेन करना चालू कर देता है, क्योंकि हाथ अपने आप चलता है यदि आपने एक बार भी क्लास बहुत अच्छे से अटेंड करी है तो। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे नए सवाल पर, जो कि है नया मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। और मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, लॉन्ग डिवीजन मेथड प्रीवियसली पढ़े हुए सारे मेथड्स का एक सम अप है। यदि किसी बच्चे को कभी भी प्रैक्टिस करनी हो सारे मेथड्स की, रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम, आपके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, तो वो ये क्वेश्चन कर ले, वो ये क्वेश्चन कर ले। लॉन्ग डिवीजन के एक सवाल में आपने बाकी सारी चीजें रिवाइज कर लेते हो एक ही बार में। तो आपको समझाता हूं कैसे, आ जाओ। ये सब कैसे होता है ध्यान से देखो। आपको बोला गया फैक्टराइज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है f(x) और आपको इसको फैक्टराइज करना है, मतलब इसके 3 फैक्टर ढूंढने हैं। यहां से ये बात आपको एक और चीज समझ में आती है, डिग्री। इसकी डिग्री कितनी है? 3। डिग्री 3 होने का मतलब इसके कितने रूट्स या जीरोस पॉसिबल है। रूट्स या जीरोस क्या होते हैं?
तो पॉलिनोमियल के केस में जीरोस हो जाते हैं, रूट्स होते हैं आपके इक्वेशन के केस में, ठीक है। इक्वेशन के केस में आप उसको रूट्स बोलते हैं, तो सेम चीज ही है, पॉलिनोमियल में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये ऐसे देख लो कि ये वाला जो क्वेश्चन हमने करा था इसमें 5 और 2 जो है वो इक्वेशन के केस में यदि इक्वल्स टू 0 लिखा होता तो इक्वेशन के केस में इसके 0 रूट्स हो जाते, और इस पर्टिकुलर केस में ये इसके जीरोस है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। चलो, तो अब यहां पर हम समझते हैं कैसे सवाल होगा। तो पहली बात तो क्यूबिक में एक तुक्का लगाना पड़ता है, तो जैसे कि हम F2 निकाला था हमने F2 F3, वैसे यहां भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो एक ही क्वेश्चन में सारा काम हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहला तुक्का कैसे मारना है? तुक्का मारना है कि आपको f के अलग अलग वैल्यूज पर चेक करना है कि ये किस पर 0 हो जाती है। पहला फैक्टर क्यूबिक पॉलिनोमियल का ऐसे ही निकाला जाता है। अब सर ऐसे तो बहुत नंबर है, हम कैसे चेक करेंगे? बिल्कुल बहुत है, उसका हिंट उसने आपको यहां देता है। यहां पर ये जो नंबर लिखा है ना, इसके फैक्टर्स ढूंढो। ये किस किस से डिवाइड होता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, फिर 24 से। 12 इंटू 1, 2 इंटू 12 हो ही गया, 1 इंटू 24। ओके, ये सारे सर, तो इतने सारों का क्या करना है? इतने सारों में से हम इन सब के आगे प्लस और माइनस दोनों लगाएंगे, सबके आगे, सबके आगे, सबके आगे, सबके आगे, और इन सब वैल्यूज को एक एक करके यहां पुट करेंगे। किसी एक से ये टर्म जो आपका पूरा पॉलिनोमियल है 0 बन जाएगा। बस हमें वही ढूंढना है। सर ये कैसा काम करवा रहे हो आप? करवाना तो वही है बेटा, तो अब क्या करें अपन, देखते हैं। चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात हमेशा ध्यान रखना, मैक्सिमम केसेस में 1 2 3 आपके प्रायर ऑप्शंस होने चाहिए, क्योंकि इनसे ही निकल आता है, निकल आएगा। क्लियर? तो 1 2 3 जरूर ट्राई कर लेना। अब 1 2 3 में भी कई बार वो आपको ऐसी चीजें कंडीशन फंसा देगा कि 1 2 3 में से भी 1 2 ही लग रहे होंगे। चलो, तो हम पहले F1 चेक कर लेते हैं। 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 24। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये सब 1 1 1 ही बनेंगे और ये 24 बहुत ज्यादा है, तो मैं इसको नहीं कर रहा, हटा दो। फिर क्या चेक करें सर? अब अगला -1 चेक कर लेते हैं। -1 का क्यूब प्लस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1। हो सकता है क्या 5 ये बन भी जाए, ये 2 7 1 8, वो 24 है, तो वो भी नहीं बनेगा। अच्छा सर, आप तो बार बार कर भी रहे हो, हटा भी रहे हो, फिर हम क्या करें? बस आपको भी ये सारा काम रफ में करना है। वो पहला फैक्टर जिससे 0 होगा वो आप डायरेक्ट ढूंढ के वही लिखेंगे, ठीक है। तो अगला काम अब जो आप ढूंढेंगे वो क्या ढूंढेंगे भाई? 1 और -1 से तो आया नहीं, तो अगला काम आप करेंगे -2 के साथ या +2 के साथ। तो +2 के साथ कर लेते हैं। 2 का क्यूब प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 24। चलो, 2 का क्यूब हुआ 8, 2 का स्क्वायर हुआ 4 इंटू 5 20, ये हुआ -4 माइनस 24 विच बिकम +28 माइनस 28। तो ये आ गया है 0। तो यही आपको शो करना था, पहला फैक्टर ही आपको शो करना था। यदि आपने ये फैक्टर शो कर दिया तो आपका काम हो गया कि since fx equals to 0 at x is equals to -2, so x plus 2 is a factor of fx। चाहे तो आप fx लिख भी सकते हैं, पर डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्योंकि x की वैल्यू +2 पर ये 0 हुआ है, तो यहां पर -2 आएगा, ठीक है। प्लस पर हुआ है तो +2 उठ के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x -2 इज अ फैक्टर ऑफ fx। ये हो गया आपका पहला काम। यहां पर आपने फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम रिवाइज कर ली एक तरीके से। अब इसके आगे चलते हैं। अब x + x - 2 से इसको डिवाइड करने चलते हैं। चलो,
तो डिवाइड करने के लिए हमें x माइनस 2 से डिवाइड करना है, किसको, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 को जब आप डिवाइड करने जाएंगे तो अब क्या होगा, यहां पर आपकी कुछ स्टेप्स होती है वो फॉलो करना है, स्टेप 1 स्टेप 2। अब स्टेप 1 कैसे डिवाइड करना स्टार्ट करवाना सिखाती है वो ध्यान से समझो। स्टेप 1 कहती है सबसे पहले ऑर्डर चेक करो सर, ऑर्डर चेक किए बिना सवाल नहीं करना, अदरवाइज सवाल गलत हो जाएगा। मतलब ये आपका जो डिवीजर है ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, x की पावर 1 फिर x की पावर 0, 2 से भी हो तो 2 1 और फिर 0। अच्छा 2 के बाद 0 भी आ सकता है, x की पावर 2 ऐसा भी हो सकता है आपका डिवीजर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, डिवीजर थोड़ी चेंज करने जाओगे, तो डिवीजर कैसा भी हो सकता है, बस ऑर्डर में होना चाहिए। फिर भले एक्स स्क्वायर के आगे माइनस भी लग रहा हो तो लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर ऑर्डर सही रहना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि सिर्फ डिवीजर का ही नहीं, डिविडेंड का भी ऑर्डर आपको चेक करना है कि यहाँ पावर्स जो है वो उसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। 3 2 1 0। अच्छा 3 के बाद डायरेक्ट 1 भी आ सकता है, 2 वाली टर्म होने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी सवाल हम आएंगे तब हम आपको वो भी करवाएंगे, ठीक है। अभी बेसिक समझाते हैं। तो उस हिसाब से स्टेप 1 हमने कर ली है। स्टेप 1 के हिसाब से यदि हम देखें तो स्टेप 1 करने के बाद आपको आता है स्टेप 2। तो स्टेप 1 पर आप हल्का सा मार्क कर लीजिए ऑर्डर, और ये हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 कहता है कुछ नहीं खास, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो साइड में, तो x क्यूब को आप x से डिवाइड करने जाएंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कोशेंट मिलेगा, जो आप यहां लिख देंगे x स्क्वायर। इस x स्क्वायर को आपको स्टेप 3 में, यहां पर स्टेप 2 को भी मैं हिंट में लिख देता हूं, फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजर डिविडेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजर, ठीक है। यहां क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजर। जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपको आपका कोशेंट मिल जाएगा, तो यहां से आपको कोशेंट गेन करना आ जाएगा, यहां से आपको आ जाएगा कोशेंट गेन करना, और स्टेप 3 में आप उस कोशेंट को डिवीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करने पर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। स्टेप 4 कहती है साइन चेंज, साइन चेंज, तो वो करने के लिए आप इस तरह से साइन चेंज करेंगे। अब बच्चा कहेगा सर साइन चेंज क्यों करते हैं, तो साइन चेंज करने का लॉजिक आप हमेशा जानते हैं। जब 5 को 13 से डिवाइड किया जा रहा होगा या 135 से, तो आप क्या करोगे, 5 को 13 से पहली 2 टर्म से डिवाइड करोगे, 2 टाइम्स में 10 आता है। इसके बाद क्या करते हैं, सबट्रैक्ट ही तो करते हैं। तो साइन चेंज करने का मतलब आपने इसके आगे माइनस लगा, और माइनस लगाते ही इन दोनों के साइन बदल गए, तो वही काम आप यहां भी करोगे, ठीक है। चलो, तो साइन चेंज की स्टेप होने के बाद एक्स क्यूब का जो नया साइन है वो माइनस कंसीडर होगा और ऊपर वाले का प्लस, तो 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर 2x स्क्वायर का नया साइन प्लस है और 5x स्क्वायर का ऑलरेडी प्लस, तो दोनों का साइन सेम होने के कारण ये ऐड हो जाएंगे, 7x स्क्वायर बन जाएगा। माइनस 2x जो कि नई टर्म आपको कैरी करनी होती है, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद आपके पास क्या हो जाता है, फिर वही साइन चेंज हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, फिर आपके स्टेप 5 आती है जो कि कहती है रिपीट, रिपीट स्टेप 1। स्टेप 1 से रिपीट हो जाओ। जब आपने साइन चेंज कर दिया तो आपने सब्ट्रैक्शन कर दिया होगा, उसके बाद नई टर्म उतार ली होगी, तो अब आप रिपीट 1 से स्टार्ट चालू कर दो। मतलब फिर ऑर्डर चेक करो, सही है, उधर का तो सही था ही। फिर स्टेप 2 क्वोशिएंट निकालो, क्वोशिएंट निकालने के 7x स्क्वायर को x से डिवाइड किया, 7x स्क्वायर डिवाइड बाय x कितना आएगा, 7x, तो क्वोशिएंट आपका प्लस 7x हो गया है। इस प्लस 7x को यहां मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस 7x स्क्वायर माइनस 14x। अब आपका अगला काम साइन चेंज, तो आपने यहां माइनस और यहां प्लस किया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस का 12x बचेगा। फिर नई टर्म नीचे माइनस 24, रिपीट अगेन 12x डिवाइडेड बाय x विच इज इक्वल टू 12, तो अगला जो क्वोशिएंट है वो प्लस 12 आएगा, तो 12 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12x माइनस 24।
और यहाँ पर हमारा लॉन्ग डिवीजन खत्म हो गया और इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर हमें पता लग गए, x-2 एक तो, और दूसरा जो अभी छुपा हुआ है बड़ा है ये। यस और नो? इतना हो गया? बात समझ में आई कि हमने कैसे करा? अब यहां पर आकर हम वापस से कहां पहुंच जाएंगे? हमारे उस तरीके पर जो कि हमें उस तरीके पर जहां से हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे कि अब यदि हम fx को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? x-2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। और अब यदि बच्चों को समझ में आता है तो अभी जो हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखा वो करेंगे। तो 12 को ऐसे ब्रेक करना है कि 12y 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। इनमें से हमें चाहिए 7 आ रहा है यहां से, दोनों को प्लस करके। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अगले स्टेप है x-2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। ऐसा जब आप कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहां पर x कॉमन दिखेगा और अंदर बचेगा x प्लस 4। पीछे की तरफ इन दोनों में आपको प्लस 3 कॉमन दिखेगा और बचेगा x प्लस 4। क्लियर? जब आप ऐसा करेंगे तो ये हो गया आपका सवाल खत्म, क्योंकि इन दोनों से कॉमन x प्लस 4 आया, बच गया x प्लस 3। अब मुझे एक बात बताओ, 3 पावर के लिए 3 डब्बे बने तो 4 पावर के लिए कितने डब्बे बनेंगे? 4 यदि आपके इस क्वेश्चन की डिग्री होती तो कितने बॉक्सेस आते, कितने फैक्टर्स बनते? 4। वेरी गुड। यदि आपका ये जवाब है 4 तो यकीन मानो सही है, बट एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है 4 ही बने। कई बार जब आप इस तरह से करते हैं तो आपका जो क्वोशिएंट है कुछ ऐसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब लगाओ दुनिया भर का दिमाग, पर ये ब्रेक नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम 3 बनेंगे, क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से आपकी जो डिग्री है क्वेश्चन के हिसाब से पॉलिनोमियल की वो 3 है, तो 3 तो आने ही चाहिए। बट 3 से ज्यादा नहीं आ सकते, कम आ सकते हैं। तो ये बात ध्यान रख लेना कि जो आपकी डिग्री होती है उसके बराबर आंसर आ सकते हैं और कई बार उससे कम भी आ सकते हैं। बट ये ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि 3 है तो 3 ही आए। क्लियर? ये बात से ध्यान रखना। चलो अब एक और नई बात सीखते हैं जो कि है इस क्वेश्चन में आइडेंटिटीज। इस आज के टॉपिक की लास्ट बात आइडेंटिटीज। अब ये 4 आइडेंटिटीज आप रट चुके ऑलरेडी छोटी छोटी क्लासेस में, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अक्सर बच्चे इसमें 2ab की टर्म को भूल जाते हैं, तो बेटा ध्यान रखो यदि आपने 2ab नहीं लिखा तो आपका इस सवाल की जो आइडेंटिटी है पूरी गलत हो जाएगी। क्लियर? दूसरी आइडेंटिटी जो आपको याद कर लेनी है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तीसरी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि हमने लास्ट वीडियोस में रैशनलाइजेशन में भी यूज करी थी कि यदि कभी भी ऐसा करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, मतलब इंडिविजुअल टर्म्स का स्क्वायर। इसके बाद तीसरी आइडेंटिटी, चौथी आइडेंटिटी आती है कुछ ऐसी जिसका आप यूज करना सीखोगे कब? प्रैक्टिकली 103 इंटू 107 या 105, इस तरह की चीजों में। ये सब आपको अगले वीडियो में पॉलिनोमियल्स की जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो वहां सिखाएंगे भी सरी। बट याद रखिए कि इस तरह की कई चीजें हैं जो आपको याद आएंगी। तो ये तो है आपके 8th की आइडेंटिटीज जो आपको याद हो जानी चाहिए। अब जो नई आइडेंटिटीज है उनमें ये है एक a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब 2 टर्म्स का होल स्क्वायर तो हमने सीख लिया। 3 टर्म्स का होल स्क्वायर हो तो क्या करेंगे? 3 टर्म्स के होल स्क्वायर में आपको तीनों टर्म्स का स्क्वायर लिख देना और उनके आगे इनबिल्ट साइन प्लस ही रहेगा। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, ये वाली बात भी अभी समझाता हूं। और साथ में 2-2 के पेयर में 2ab वाली टर्म उतार दीजिए, मतलब 2ab 2bc और 2ca, इन तीनों को भी प्लस में रख दीजिए। अब सवाल कहां बदल जाएगा? जब आपके इसी क्वेश्चन में, इसी आइडेंटिटी में a प्लस बी माइनस सी आ जाए तो सर इस आइडेंटिटी में ये तो नहीं लिख सकते, तो चेंज कहां होगा? तो चेंज हर उस जगह होगा जहां सी लिखा हुआ है, बट अकेला। स्क्वायर फॉर्म में मत चेंज कर देना, मतलब यहां कभी आपके प्लस के अलावा कोई साइन नहीं आएगा, माइनस नहीं आ सकता। कि सी नेगेटिव है तो सी नेगेटिव होने के हिसाब से आप यहां पर भी नेगेटिव लिख दो, यहां नेगेटिव साइन नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यहां के बाद सी और कहां का आ रहा है? एक यहां और एक यहां, तो इन दोनों के आगे क्या साइन आ जाएगा? माइनस।
सेम बात बी के लिए, सेम बात ए के लिए, एक जगह माइनस हो तो। अच्छा सर एक बात बताओ, थोड़ा सा मेरा दिमाग ज्यादा चल रहा है इसलिए एक बात बताओ, यदि दोनों जगह ही माइनस हो, ए के बी के आगे भी और सी के आगे भी, तो भी सवाल थोड़ा सा वैसे रहता है। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के आगे तो प्लस ही रहेगा, तो यहां तो कोई चेंज होगा ही नहीं। अब जहां भी अकेला बी है वहां साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। जहां भी अकेला सी है वहां भी माइनस आ जाएगा। पर जहां दोनों है बी और सी, दोनों के माइनस आपस में टकराएंगे, ठीक है, गधाओं की तरह तलवारों की तरह टकराएंगे, चिंगारियां निकलेगी और कोई किसी की गर्दन नहीं काट पाएगा। मतलब बेसिकली दोनों के आगे का जो साइन है ये चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस रहेगा, क्योंकि 2 इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी ऐसा करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बीसी टर्म के आगे प्लस ही रह जाएगा और बाकी टर्म्स के आगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद क्यूबिक टर्म्स जो कि आपके 9th में स्पेशली अलग से आई है, ए प्लस बी का होल क्यूब। ये एज इट इज याद कर लो बेटा कि होल क्यूब के केस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। याद करने के लिए डिग्रीज देखो ध्यान से गिर रही है, ए की पावर गिरती जा रही है 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, और बी की पावर बढ़ती जा रही है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, ऐसे याद कर लो तो बहुत ही अच्छा है। साइन भी बता देता हूं, सबके आगे प्लस होता है यदि प्लस का केस है तो, और माइनस के केस में टर्म सारी सेम है। माइनस के केस में सिर्फ एक छोटा सा चेंज है, ऑल्टरनेटिवली माइनस आ जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस, बस। तो ध्यान से देखो, a माइनस बी का होल क्यूब बोलूं या a प्लस बी का होल क्यूब, टर्म सेम रहेंगी, a क्यूब 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b 3 टाइम्स ऑफ a b स्क्वायर और b क्यूब। अब ऑल्टरनेटिंगली इन टर्म्स के आगे प्लस या माइनस लगा दो माइनस के केस में, और प्लस के केस में पूरे में प्लस ही प्लस रह जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट, यदि तीनों पर जैसे यहाँ 3 का एक आया था वैसे यहाँ 3 का भी आ सकता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये स्पेशल केस होता है बेटा। इस स्पेशल केस के हिसाब से आपका जो आंसर आता है वो ये आता है। अब ये बहुत बड़ा आंसर है बट याद करना पड़ेगा क्योंकि हमारे लिए बहुत काम का है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का यदि केस आ जाए तो वो बनता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस सी ए माइनस बी सी। ठीक है, ये ऑर्डर में भी आप याद कर सकते हो, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, बात सेम ही है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखा हुआ हो। क्लियर। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है कि यहाँ 2 और आइडेंटिटीज होती हैं जो कि कहती है a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। वैसे तो ये यहीं से जनरेटेड है बेटा, ये जो आइडेंटिटीज मैं अब आपको बता रहा हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब की भी और a क्यूब माइनस बी क्यूब की भी, ये वैसे तो यहीं से जनरेटेड है। पर यदि हम देखें तो क्या होगा, ध्यान से देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, a प्लस बी ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे है ये हम आपको प्रूफ करने का काम होमवर्क में देते हैं कि ये कैसे आया, ये आप खुद से प्रूफ कीजिए। इधर देखो, माइनस के केस में पहले माइनस आ जाएगा और बाकी बाद में सब प्लस में रहेगा। क्यूब के केस में एक ही बात अच्छी है जो हम समझते हैं कि आपके ब्रैकेट्स की जो वैल्यूज है वो सेम है, बस साइन का चेंज है। यहां भी ऊपर भी देख लो नीचे भी देख लो, इन दोनों टर्म्स में सब सेम ही तो है, बस साइन का ही है कि माइनस के केस में 2 जगह माइनस आएगा। और यदि a प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब या a क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करें तो इसमें प्लस के केस में पहले ब्रैकेट में प्लस और माइनस के केस में पहले ब्रैकेट में माइनस, मतलब जो है वही यहां आएगा। और उस हिसाब से प्लस के केस में एक माइनस आना चाहिए तो वो ए बी टर्म के आगे आ जाता है, और माइनस के केस में एक ही माइनस आना चाहिए जो ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए ए बी के आगे प्लस आ जाता है। तो इस तरह से क्लास 9th में यूज होने वाली सारी आइडेंटिटीज, इवन 9th में ही नहीं, क्लास 10th में यूज होने वाली भी जितनी भी आइडेंटिटीज है यही सारी है। इनके बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए हैं जो कि हम आपको अभी प्रैक्टिस करवाएंगे अगले वीडियो से। ध्यान रखिएगा कि यदि आपको पढ़ना है तो हमारे साथ बने रहिए। अभी हम ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये पढ़ा के छोड़ रहे हैं, इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कह सकते हैं, वो सब हम आपको करवाएंगे अगले वीडियोस में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ और पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू।